हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 11 चैप्टर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के एक और सेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे पोजीशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अगले लेक्चर में हमने मोशन के थोड़े से इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं पोजीशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इस लेक्चर में हम इतना डिस्कस करेंगे। पोजीशन क्या होती है? पोजीशन बहुत ही सिंपल वे से अगर मैं आपको बोलूं कि पोजीशन क्या है, तो ये है डिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, हम रेफरेंस फ्रेम सिलेक्ट करते हैं, वहां से उसका डिस्टेंस, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? पोजीशन। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अगर मोशन 1D में हो रही है, 1D में मतलब कि ऐसे स्ट्रेट लाइन में हो रही है, और हम इसको क्या ले रहे हैं? रेफरेंस पॉइंट। क्या ले रहे हैं हम इसको? रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट सोचो कि P नाम का एक ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ पर O1 पर प्रेजेंट है, तो P1 की पोजीशन क्या होगी? सोचो कि ये है x, ठीक है, और ये डिस्टेंस हो गया 2 मीटर। सोचो कितना? 2। तो इसका मतलब क्या है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट P इज x इज इक्वल्स टू 2 मीटर। समझ में आया? x इक्वल टू कितना? 2 मीटर। या तो सोचो कि वो चलते चलते यहाँ पर आ गया, 2 से उसका डिस्टेंस हो गया 4 मीटर। तो देखो, मतलब कि सोचो कि t इज इक्वल्स टू कोई टाइम है t1, उस टाइम पर उसकी पोजीशन ये थी, ठीक है। ऐसा हम बोल सकते हैं एट t इज इक्वल्स टू t1, और p पोजीशन, मतलब कि पोजीशन is x is equals to 4 मीटर at t is equals to t2। ठीक है, ऐसा होता रहता है, मतलब कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती रहती है, ठीक है ना। सोचो कि ऐसा है कि ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस। हमने बोला था कि जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसको हम किसी एक एक्सिस ले लेंगे। सोचो कि ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। पहले वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, बाद में वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, बाद में यहाँ पर था, ठीक है। सोचो कि ये जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस है 1 मीटर, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस भी क्या है? 1 मीटर। और ये जो डिस्टेंस है वो क्या है? 2 मीटर, ठीक है। अभी ये पोजीशन है, इसको मैं ए ले लेता हूँ, इसको बी ले लेता हूँ, इसको सी लेता हूँ। पहले ऑब्जेक्ट कहाँ पर था? ए पर। तो ए का अगर हम कोऑर्डिनेट लिखना चाहे, तो आपको आना चाहिए कोऑर्डिनेट लिखना। क्या? 0 1। पहले एक्स लिखो, फिर क्या लिखो? वाई। अच्छी तरीके से याद रखना, पहले क्या लिखना है? एक्स, मतलब कि ये वाला, उसके बाद में ये वाला। तो यहाँ पर x, ये इसको हम क्या बोलेंगे? 0 0, तो ये 0 1 हो गया। अभी b, तो क्या लिखेंगे? चलो पहले आप सोचो, 1 1, ठीक है। यहाँ पर तो हम क्या लिखेंगे? 2 1। तो अगर हम देखें कि a पर क्या था उसका कोऑर्डिनेट? 0 1, ठीक है। b पर क्या था उसका कोऑर्डिनेट? 1 1। c पर क्या था उसका कोऑर्डिनेट? 2 1, ठीक है ना। तो सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हुआ, ठीक है ना। ओनली वन कोऑर्डिनेट चेंज, वन कोऑर्डिनेट चेंज हुआ, ठीक है ना। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? 1D मोशन। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? 1D मोशन। क्यों? क्योंकि एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हुआ। तो इस तरह अगर देखो, दो कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं, टू कोऑर्डिनेट चेंज, टू कोऑर्डिनेट चेंज, टू कोऑर्डिनेट चेंज, मतलब कि ऑब्जेक्ट जा रहा था और सडनली वो ऐसे, मतलब कि देखो यहाँ पर आगे जा रहा था
और सडनली इधर मुड़ गया, तो इस पॉइंट पर क्या होगा? देखिए सोचो कि ये है 3 मीटर, ठीक है ना, और ये 2 मीटर। तो हम यहां से मतलब कि ए से ऐसे ये पूरी अगर हम मोशन कंसीडर करेंगे तो हम नहीं बोल सकते कि क्या ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चला, बोल सकते हैं? नहीं, क्यों? क्योंकि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर हम ले तो ये क्या होगा? 3 2, ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3 2। तो 2 था उसका क्या हो गया 3, और 1 था उसका क्या हो गया 2, मतलब दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हुए। तो जब 2 कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं तो उसे बोलते हैं मोशन इन 2D, 2 डायमेंशन। ओके, या तो अगर 3 कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं बच्चों, कितने कोऑर्डिनेट? 3 कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं तो उसे बोलते हैं मोशन इन 3D। समझ में आया? ओके, ये बात आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी है। तो ये तो डिस्कस किया हमने पोजीशन के बारे में और कोऑर्डिनेट चेंज के बारे में। अब डिस्कशन हमारा नया जो लेते हैं वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या हम डिस्कस करेंगे अब? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस का एक दूसरा नाम भी है हमारे पास, वो है पाथ लेंथ, ठीक है। ओके, अभी डिस्टेंस क्या है बच्चों? पहले देखते हैं क्या डिस्टेंस। तो आपके आपने अपनी व्हीकल का स्पीडोमीटर देखा है कभी? ओके, या तो ओडोमीटर हम बोलते हैं, जो दिखाता है कि हम कितना डिस्टेंस चले। सोचो कि स्टार्टिंग में वो 0 है और आप कुछ चीज लेने गए और वापिस आए, बाद में उसमें जो रीडिंग आया वो हो गया डिस्टेंस ट्रैवल, ठीक है ना। मतलब कि डिस्टेंस, या तो हम इसको अगर हम बोले पाथ लेंथ तो इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ द टोटल length of the total path traveled by object during its journey। उसने जर्नी की, उस टाइम पर उसने टोटल कितना पाथ ट्रैवल किया, ठीक है ना, उसे क्या बोलेंगे हम? डिस्टेंस। या तो क्या बोलेंगे, दूसरा नाम क्या है हमारे पास? पाथ लेंथ। यही सजेस्ट करता है बच्चों पाथ लेंथ, कि लेंथ ऑफ द पाथ। ओके, फिर इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटवर्दी पॉइंट आप लिख लीजिए, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव होती है, ठीक है ना। पाथ लेंथ है, आपने अपनी गाड़ी रिवर्स में ली तो क्या आपका जो जो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया वो दिखा रहा है? क्या वो डिक्रीज होगा? नहीं, वो तो ऑलवेज क्या होगा? इंक्रीज ही होगा, ठीक है ना। इसीलिए ये हमेशा कहता है कैसा है? पॉजिटिव। पाथ लेंथ कैसी क्वांटिटी है बच्चों? पाथ लेंथ इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और एक बात अगर आपके दिमाग में आई है तो शायद आपको भी पता होगा, वंस जर्नी स्टार्ट्स path length always increase। path length always increase। वो जो मैंने आपको ओडोमीटर का बोला उससे आपको पता लग ही गया होगा कि ये तो होना ही है कि जर्नी शुरू होगी, उसके बाद में पाथ लेंथ तो हमेशा क्या होगी? इंक्रीज ही होगी, ठीक है। तो ये तो छोटा सा डिस्कशन था किसके बारे में? पाथ लेंथ के बारे में, या तो हम बोले कि डिस्टेंस के बारे में, ठीक है ना। आप जैसे जैसे एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, और इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं है। ओके, अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है डिस्प्लेसमेंट। क्या डिस्कस करने वाले हैं? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या है? मैं आपको बहुत ही सीधी लैंग्वेज में बोलूं, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ये है डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला। कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है,
किस तरह मूव कर रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मूव करने के बाद उसकी फाइनल पोजीशन क्या है और मूव जब करना शुरू हुआ उस टाइम पर उसकी इनिशियल पोजीशन क्या थी, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसे क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल सोचो कि कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, कैसे, देखिए ऑब्जेक्ट ने मूव किया, पहले ऐसे गया, आप ध्यान से देखना, पहले ऐसे गया, फिर यहाँ से वापिस आया, यहाँ पर आ गया। अच्छा, ऑब्जेक्ट ने शुरू कहाँ किया था, यहाँ पर, ये है इनिशियल पोजीशन, और फिर ये जाते जाते और फिर वापस भी आ गया, ये क्या हो गई, फाइनल पोजीशन। ठीक है ना, तो ये दोनों के बीच का जो है इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे हम बच्चों, इसको डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अच्छा देखो, अगर ये ऑब्जेक्ट वापस आते 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 इस पोजीशन को भी क्रॉस कर गया, यहाँ पर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, इतना, ये डिस्प्लेसमेंट हम इस डायरेक्शन में बोलेंगे, इस डिस्प्लेसमेंट को इस डायरेक्शन में बोलेंगे। बच्चों हम स्ट्रेट लाइन में है इसीलिए अभी हम वेक्टर का तो यूज नहीं करेंगे, हम सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव का यूज करेंगे। या तो देखो एक सिचुएशन ऐसी भी है कि जहां से शुरू किया, आप घर से शुरू किया, आप स्कूल पे गए और वापस घर पे आ गए, मतलब कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों सेम ही है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। इसको मैं क्या बोलूंगा, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, और इसको क्या बोलूंगा मैं, जीरो डिस्प्लेसमेंट। कहने का मतलब क्या है कि जब वापस आ जाए उसी पोजीशन पे जर्नी कंप्लीट होने के बाद, तो उसे बोलते हैं जीरो डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर मैं एक पॉइंट लिखना चाहूंगा, क्या, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अभी देखते हैं डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, मतलब कि देखो वेक्टर के बारे में तो हम अगले चैप्टर में बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो मतलब कि ये डायरेक्शन के साथ अटैच है, किसके साथ, अटैच विद द डायरेक्शन, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट को क्या होती है, डायरेक्शन होती है। ठीक है ना। और एक बात हमने जो डिस्टेंस में डिस्कस की थी उसी बात को हम यहाँ पर फिर से दोहराएंगे। वंस जर्नी स्टार्ट डिस्प्लेसमेंट कैन इंक्रीज। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कैन इंक्रीज, डिक्रीज और may become जीरो। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट या तो इंक्रीज हो सकता है, या तो डिक्रीज हो सकता है, या तो जीरो भी हो सकता है। बच्चों डिस्प्लेसमेंट समझ में आया ना आपको। अच्छा देखिए, अगर ऑब्जेक्ट, मैं अगर एक आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ये है इनिशियल पोजीशन। ठीक है, ऑब्जेक्ट जा रहा है, ओके, आप जा रहे हो, स्कूल यहाँ पर है। ठीक है, और स्कूल पे आप पहुंच गए, तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। इस टाइम पर अगर हमें बोले कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, तो ये हो गया डिस्टेंस। ठीक है, अगर कोई हमें बोले कि डिस्प्लेसमेंट कितना किया, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं, दैट व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स in straight line, when object travels in straight line and in progressive way, मतलब कि पीछे नहीं मुड़ना है, अच्छी तरीके से आप दिमाग में भर लीजिए, and in progressive way, then distance and displacement are equal। ओके, जब वो स्ट्रेट लाइन में चलेगा और पीछे नहीं मुड़ेगा, तब हम क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल है। ठीक है।
अच्छा, अब हमें थोड़ा अगर ज्यादा समझना है तो मैं अभी स्ट्रेट लाइन से थोड़ा और कंसेप्ट लूंगा, मतलब कि दूसरा कंसेप्ट स्ट्रेट लाइन से थोड़ा मतलब कि प्लेन में जाना चाहूंगा। कि सोचो कि ऑब्जेक्ट है, इनिशियल पोजीशन ये है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को यहाँ पर जाना है, आपको यहाँ पर जाना है, पर क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमेशा आपको ऐसा सीधा ही वे मिलेगा? यू कैन हैव दिस टाइप ऑफ अ वे। ओके, इस तरह का वे हो सकता है। वे नंबर 1, ये क्या है? वे नंबर 2, ठीक है। और ये है वे नंबर 3, ठीक है ना। ये 3 वे है अगर हम ऐसा सोचें, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस वे के लिए, इस वे के लिए डिस्टेंस कौन सा है? तो इसकी लेंथ, ओके। और डिस्प्लेसमेंट कौन सा है? तो डिस्प्लेसमेंट ये लेंथ नहीं होगी, डिस्प्लेसमेंट कौन सी लेंथ होगी? ये लेंथ होगी, ये वे है। तो इसके लिए अगर हम सोचे कि डिस्टेंस कौन सा है, तो डिस्टेंस है ये लेंथ, ओके। और अगर हम सोचे कि डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, तो डिस्प्लेसमेंट कौन सी लेंथ होगी? ये लेंथ होगी। और इसके बारे में तो हमें पता है क्या, यही लेंथ क्या है? डिस्टेंस एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए इस लेंथ में यहाँ पर क्या, सॉरी वे 1 में अगर आप देखेंगे तो डिस्टेंस बड़ा है, किससे? डिस्प्लेसमेंट से। वे 2 में अगर देखेंगे तो क्या होगा? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों कैसे है? इक्वल है। और वे 3 में अगर हम देखें तो भी डिस्टेंस बढ़ जाता है, किससे? डिस्प्लेसमेंट से। तो हम एक जनरल थिंग लिख सकते हैं क्या? दैट डिस्टेंस या तो पाथ लेंथ may be greater than or equal to मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। मतलब ग्रेटर कब होगा? देखिए ये 2 वे तो हमने डिस्कस किए। और इक्वल कब होगा? जब स्ट्रेट लाइन में चलेगा तब, ठीक है ना। तो अगर हम ऐसा कुछ लिखना चाहे, ये क्वेश्चन बहुत बार आ भी चुका है कि पाथ लेंथ अपॉन, अगर हम डिस्प्लेसमेंट करते हैं, पाथ लेंथ अपॉन डिस्प्लेसमेंट, तो वो क्या होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको? ओके, तो ये तो था थोड़ा थियोरेटिकल डिस्कशन पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। अब हम एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल भी हमें सॉल्व करने हैं। तो आइए पहला एग्जाम्पल हम शुरू करें। देखिए देखिए ये एग्जाम्पल सॉल्व करने से आपके कंसेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर होंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये है -6, और मैं इसको ले रहा हूँ ओ, ठीक है। एक पॉइंट में यहाँ पर ए ले रहा हूँ, एक बी और एक सी, ठीक है। एक डी, एक ई और एक एफ, ठीक है। और इन सब के बीच में कितना डिस्टेंस है? 10 सेंटीमीटर का। ऐसा आप सोच लीजिए, मतलब कि ओ से ए के बीच में डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, ए से बी के बीच में 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस, ऐसा ऐसा, ठीक है ना। तो ए का कोऑर्डिनेट कितना होगा? 10, बी का कोऑर्डिनेट कितना होगा? 20, सी का कोऑर्डिनेट कितना होगा? 30, किसमें है? सेंटीमीटर में। फिर डी का कोऑर्डिनेट कितना होगा? -10, ई का कोऑर्डिनेट कितना होगा? -20, और एफ का कोऑर्डिनेट कितना होगा? -30, और किस में? सेंटीमीटर में, ठीक है ना। अच्छी तरीके से आप देखिए। अभी फॉर पाथ में एक पाथ सिलेक्ट करता हूं, ओ ए बी सी बी, ओके। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ओ ए बी सी बी। देखिए ओ ए बी सी बी का मतलब क्या है? तो आप पहले पॉज करके अपनी ओर से ट्राई कीजिए। पहले ओ से ए से बी, बी से सी और सी से बी, ठीक है। तो 10 मीटर प्लस 10 मीटर प्लस 10 मीटर प्लस 10 मीटर, तो हम क्या बोल सकते हैं? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 40 मीटर। बहुत सिंपल, ठीक है। लेकिन अगर हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो इनिशियल पोजीशन ओ है और फाइनल पोजीशन बी है। फाइनल मतलब कि इसको ही देखना है, ऐसा नहीं कि सबसे फारटेस्ट डिस्टेंस कौन सा है, नहीं, कहां पर उसने खत्म किया वो देखना है। बी पर खत्म किया ना, ओके। ऐसा कभी कभी पॉसिबल हो सकता है
कि हमें जाना कहीं और होता है और गलती से आगे चले गए और फिर पता चला कि हमें जहाँ जाना था वो तो पीछे रह गया, तो हम पीछे आए और वहां पर स्टॉप हो गए। तो हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ओके, अभी फाइनल पोजीशन कितनी है तो 20 माइनस इनिशियल पोजीशन कितनी है 0, इसको मैं 0 ले लेता हूँ। सो व्हाट इज द आंसर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, एक एग्जांपल ये हो गया। ओके, अब एक एग्जांपल में कुछ ऐसा लेना चाहूंगा, एफ ई, अच्छा एफ ई नहीं, सॉरी कोई बात नहीं, चलो एफ ई ले लेते हैं। एफ ई ए मतलब कि ई से सीधा कहाँ पर जाएंगे ए, और बाद में हम जाएंगे डी के पास। किसके पास, डी के पास। तो आप देखिए एफ से हम ई से कैसे जाएंगे ओ ए के पास, ए के पास में गए और बाद में कहाँ वापस आए डी के पास। ठीक, ओके, तो कितना चले देखिए 10 20 30 40 50 60, तो डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्टेंस हो गया 60 सेंटीमीटर। और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये है इनिशियल पोजीशन, ये है फाइनल, तो फाइनल डी, डी का कितना है -10, -10 माइनस एफ का कितना है -30, तो -30, तो इधर -10 माइनस -30, तो -10 + 30, तो कितना हुआ 20 सेंटीमीटर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हुआ ना। ओके, तो अभी हम इसके बहुत सारे एग्जांपल अब नहीं सोल्व करेंगे क्योंकि आपको शायद पता चल चुका होगा कि किस तरह सोल्व किया जाए। देखिए अगर वही पॉइंट सोचो कि अगर डी की जगह अगर एफ वापिस आ गए तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होगी, तो उस टाइम पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0। डिस्टेंस पॉजिटिव होगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा 0 होगा। ठीक है, तो इस तरह एग्जाम्पल ऐसे सोल्व किए जाते हैं। एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं, आइए। ठीक है, मैं उसमें से आपको कुछ कुछ सॉल्व करने में हेल्प करूंगा और कुछ कुछ आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, ओके ओके, अब देखिए एक एग्जाम्पल और, ये है सर्कल। ठीक, ओके, और इस सर्कल की रेडियस क्या है आर, और ये है ओ, और एक चींटी है जो ऐसे शुरू कर रही है और ऐसे जा रही है। ए से कहाँ गई बी, फिर बी से कहाँ गई सी, और सी से कहाँ गई डी, और डी से वापस कहाँ पर आ गई ए। तो पहला क्या थे ए से बी, मतलब कि वो सर्कल पर ही चलेगी, ए से कर्व्ड ही चलेगी। ठीक है, और बी नहीं लिखना है, सॉरी 2, कहाँ ए से बी और बी से सी। तीसरा ए से बी, बी से सी और सी से डी, और चौथा ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए। ठीक है, हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो डिस्टेंस तो बहुत बहुत आसान है। ठीक है, कैसे, अच्छी तरीके से देखिए। ए से बी में अगर हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है, देखिए अभी मैं स्ट्रेट लाइन नहीं ले रहा हूँ, ये ऐसा कर्व ले रहा हूँ। आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आया ना, इसीलिए तो प्लीज कंफ्यूज मत होना। ए से बी अगर ऐसा जाना है तो पूरा सर्कल बच्चों कितना होता है 2 पाई आर, आधा सर्कल कितना होता है पाई आर, और उससे भी आधा सर्कल कितना होता है पाई आर बाई 2। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है कि इधर क्या आंसर आएगा पाई आर बाई 2। ठीक है, अगर इसके डिस्टेंस की बात करें ए बी सी, तो किधर गया ए बी सी, ऐसे आधा सर्कल हो गया, तो कितना आंसर आ गया बच्चों पाई आर। ओके, अभी इसकी बात करें तो 3/4 सर्कल आ गया, तो कितना बोल सकते हैं हम 3 पाई आर बाई 2। और अब पूरा सर्कल आ गया, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे 2 पाई आर। ये हमने क्या कैलकुलेट किया डिस्टेंस। अब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। डिस्प्लेसमेंट जब आपको फाइंड करना हो, जब भी फाइंड करना हो, तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो।
इनिशियल और फाइनल के बीच में क्या ड्रॉ करो, आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, ओके। तो अब आपको ए बी फाइंड करना है, सो इट इज वेरी इजी। यहाँ पर आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है। ओके, अब आपको ज्योमेट्री का यूज करना होगा। क्या होगा ये, अगर ये आर है ये भी आर है, तो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ 2r² एंड व्हाट विल बी द आंसर, √2r। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, ए बी सी, लेकिन आपको इनिशियल और फाइनल पोजीशन ही देखनी है, तो ए और सी के बीच में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए। तो ए सी तो डायरेक्टली क्या है, 2r। ठीक है, अभी तीसरा ए बी सी डी, तो ए डी आएगा डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि ए और डी के बीच में हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी होगी। तो यहाँ पर जितना डिस्टेंस आया था उतना ही यहाँ पर आएगा, सो व्हाट विल बी द आंसर, √2r। और लास्ट में ए बी सी डी ए, तो उसमें क्या आएगा, 0 डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गया आपको? ओके, ठीक है, अपनी तरीके से अच्छी तरीके से ट्राई कीजिए। ओके, एंड यू विल गेट द कॉन्फिडेंस इन दिस। ओके, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, मैं यहां पर देखता हूं। ओके, एग्जाम्पल लिखने के बाद मैं आपको बोलूंगा कि पॉज करके आप ट्राई कीजिए। ठीक है ना, आप अगर ट्राई करेंगे तो आप बहुत अच्छी तरीके से जान पाएंगे कि किस तरह सोल्व किया जाता है। ओके, एग्जाम्पल कुछ इस तरह है, a man goes 10 meter north, then 20 meter east, 20 meter east. Find displacement and distance। बच्चों डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना, सॉरी डिस्टेंस फाइंड करना तो बहुत इजी है, जो भी वैल्यू दी है तो मैं पहले यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड कर लूंगा। तो डिस्टेंस में तो क्या आएगा, देखिए 10 + 20 = कितना आएगा, 30 मीटर। ठीक है, लेकिन हमें नॉर्थ, आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कैसा है। इसको बोला जाता है नॉर्थ, इसको बोला जाता है साउथ, इसको बोला जाता है ईस्ट, और इसको बोला जाता है वेस्ट। तो पहले 10 मीटर नॉर्थ गया, कितने मीटर, 10 मीटर, यहां से शुरू किया था इसको इनिशियल। फिर 20 मीटर ईस्ट, तो यहां पर आके 20 मीटर ईस्ट चला गया, यहां पर आके रुक गया। तो ये है फाइनल पोजीशन। हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो ये है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू क्या होगा, √10² + 10t²। तो उसका आंसर क्या होगा, देखिए 10² क्या होता है 100, और 20² क्या होता है 400। सो √500 बोल सकते हैं, तो 10√5 मीटर। ठीक है, बहुत सिंपल है। आगे ऐसे ही हम अगर ट्राई करते हैं, देखिए एग्जांपल अच्छी तरीके से समझना। हाँ, ऐसे एग्जाम्पल बहुत बार एग्जाम में आ सकते हैं। ओके, तो अच्छी तरीके से इसको देखिए, जानिए। ओके ओके, अब मैन गोज मैन गोज 30 मीटर नॉर्थ। ओके, पहले 30 मीटर नॉर्थ गया, ठीक है, फिर 20 मीटर ईस्ट, and then finally 30√2 मीटर इन साउथ वेस्ट। ओके, तो अगर हमें ऐसा बोला गया है, क्या बोला गया है कि फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, क्या फाइंड करना हमें, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो किस तरह फाइंड किया जाए, पहले पॉज करके आप अपनी ओर से ट्राई कीजिए
आप जितना ट्राई करेंगे ना उतना ही आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है ना। तो डिस्टेंस तो बहुत सिंपल है, 30 प्लस 20 प्लस 30√2। तो 30 प्लस 20 कितना होता है 50 प्लस 30√2। तो ये अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट। पहले वो किधर गया, नॉर्थ, फिर वो किधर गया, ईस्ट, और फिर किधर गया, साउथ वेस्ट, ठीक है। बच्चों मैं आपको एक बात बोल दूं कि ये है नॉर्थ, ठीक है, ये है साउथ, ये है ईस्ट, और ये है वेस्ट, और ये है साउथ वेस्ट। समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। और ये एंगल कितना होता है, हर बार 45 लेना, कितना लेना, 45। ओके, तो 30 मीटर नॉर्थ गया, चलो यहां से शुरू करते हैं, 30 मीटर नॉर्थ, ठीक है, इसको 30 मीटर नॉर्थ भेज देता हूं। फिर 20 मीटर ईस्ट, ओके, मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया क्योंकि 20 मीटर तो छोटा होगा ना, 30 से तो छोटा ही होगा। ओके, बाद में 30√2 मीटर इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन। मतलब क्या, देखिए हम अगर यहां से जाए तो 30√2 मीटर इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन। पहले नॉर्थ में गया, फिर ईस्ट में गया, साउथ वेस्ट डायरेक्शन आपको पता है साउथ वेस्ट डायरेक्शन किस तरह होती है, ऐसी होती है, ठीक है ना। तो 30√2 बच्चों कितना जाना है उसे, 30√2। देखिए अगर ऐसे जाएगा तो ये है साउथ, ओके, अगर ऐसे जाएगा तो ये क्या है, वेस्ट। तो साउथ में भी नहीं जाना है और वेस्ट में भी नहीं जाना है, कहाँ पर जाना है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जाना है। तो साउथ में भी नहीं जाना है और कहाँ नहीं जाना है, वेस्ट में भी नहीं जाना है, साउथ वेस्ट में जाना है, ठीक है ना। और कितना, देखिए 30√2, इसके साथ हम कितना एंगल सबटेंड करेंगे, 45, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, ठीक है ना। और कितना डिस्टेंस जाएगा बच्चों, 30√2। एक बात मैं आपको बोल देता हूं, ओके, मेरे से थोड़ी गलती हो गई, यहाँ ये डिस्टेंस होगा 30√2। देखिए ये 45 है, अच्छी तरीके से आपको पता होना चाहिए। एक मैं आपको हिंट देता हूं, देखिए ये है 30√2, सोचिए, और ये है 45 डिग्री। तो ये कितना होगा और ये कितना होगा, सोचो कि ये है y और सोचो कि ये है x। तो y इज इक्वल्स टू क्या होता है, 30√2 साइन 45। तो 30√2 साइन 45 कितना होता है, 1/√2। तो 30 मीटर हो गया ना। और x की अगर हम बात करें, किसकी बात करें हम, x की, ओके, तो x की बात करें तो x में कितना आएगा, तो 30√2 cos 45। तो उसमें भी कितना मीटर मिलेगा हमें, 30। अच्छा, तो फिर से ड्रॉ करते हैं। पहले कितना गया था बच्चों, पहले गया था 30 मीटर नॉर्थ, ओके, तो यहां से शुरू करते हैं और कितना जाएगा, 30 मीटर नॉर्थ, ओके, फिर 20 मीटर ईस्ट, ओके, कितना जाएगा, ओके, मैं इसको थोड़ा सा अभी फिर से कम कर देता हूं क्योंकि मुझे ये 20 मीटर दिखाना है, 20 मीटर ईस्ट, और 30√2 मीटर इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो यहां से मुझे ऐसे जाना पड़ेगा। तो ये हो गया 30√2। ये मुझे कैसे पता चला कि देखो ये इनिशियल पोजीशन हो गई और ये फाइनल, कि यहाँ ही आएगा। तो देखिए हमने x कैलकुलेट किया तो हमारा x कितना आया, 30, और y भी कितना आया, 30। तो इसका मतलब क्या है कि उसे देखिए, अगर हम ये देखें तो ये x हो गया और ये क्या हो गया, y। तो x कितना होना चाहिए, 30।
तो ये 30 है तो ऑब्वियसली ये 30 होगा ही होगा, और ये 30 होना है, ठीक है ना। तो ये इतना जो है, इतना कितना है, 20 है, तो इससे तो ज्यादा 30 होना ही है। तो इसका मतलब पहले पर्सन ऐसे गया, फिर ऐसे, और फिर ऐसे यहाँ पर आ गया। अब मुझे बोलिए इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में कितना डिस्टेंस है, 10 मीटर। तो हम क्या बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 10 मीटर, ठीक है ना। देखिए ये एंगल कितना है, 45। आप अपनी ओर से भी ज्योमेट्री लगा के ट्राई कीजिए, ऐसे एग्जांपल मिसलिनियस एग्जांपल है, ऐसे एग्जांपल आ सकते हैं, ठीक है ना। ओके, अभी एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं बच्चों। ओके, अभी क्या है, अ बॉडी मूव्स, एग्जांपल है ये, अ बॉडी मूव्स 6 मीटर नॉर्थ, 6 मीटर नॉर्थ, 10 मीटर vertically upward, 10 meter vertically upward. Okay, calculate distance and displacement. Calculate distance and डिस्प्लेसमेंट। बच्चों जब भी ऐसा वर्टिकली अपवर्ड या डाउनवर्ड या कुछ ऐसा आए ना, तो आपको एक क्यूब ड्रॉ कर लेना है, और क्यूब ड्रॉ करके ऐसे एग्जांपल सॉल्व करने हैं। क्यूब ड्रॉ करना है मतलब देखिए अच्छी तरीके से, क्योंकि हमें क्यूब 3D रिप्रेजेंटेशन करने में बहुत ही इजी रहेगा, इसलिए मैं ऐसा चाहूंगा कि आप पहले क्या ड्रॉ करें, क्यूब। जब भी ऐसे एग्जांपल आए अपवर्ड डाउनवर्ड वाले, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको क्यूब ड्रॉ कर लेना है, ठीक है ना। इस क्यूब की मेथड को अच्छी तरीके से समझ लीजिए तो आपका कंसेप्ट बहुत ही इजी हो जाएगा। अच्छा, हम अब क्या करेंगे, देखिए हम इसको बोलेंगे वेस्ट। क्या बोलेंगे बच्चों, वेस्ट, इस डायरेक्शन को, जैसा हम बोल रहे थे। देखिए मैं यहाँ पर ड्रॉ करना चाहूंगा, ये है वेस्ट और ये है ईस्ट, ठीक है। और मैं यहाँ पर 3D में ड्रॉ करूंगा थोड़ा सा, कि ये है नॉर्थ और ये है साउथ, और ये जो ऊपर हुआ ना वो वर्टिकली क्या हुआ, अपवर्ड, और ये जो डाउन हुआ ना वो वर्टिकली क्या हुआ, डाउनवर्ड। अच्छी तरीके से समझिए। तो इसका मतलब जब मैं यहाँ ऐसे जा रहा हूँ तो मैं नॉर्थ में जा रहा हूँ, या फिर ऐसे वापस आ रहा हूँ, यहाँ पर वापस आ रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं साउथ में आ रहा हूँ, ठीक है ना। मैं यहाँ पर जा रहा हूँ तो इसका मतलब मैं वेस्ट में जा रहा हूँ, और इससे वापस आ रहा हूँ तो इसका मतलब मैं ईस्ट में आ रहा हूँ, ठीक है ना। थोड़ा सा कंसेप्ट समझ में आ गया। अच्छा, मतलब कि जब हम बेस देखेंगे, बेस या तो रूफ अगर हम कंसिडर करते हैं, ठीक है ना, कहाँ पर जाना है, नॉर्थ में जाना है, नॉर्थ में जाना है, इसीलिए यहाँ किसी ये पॉइंट सिलेक्ट करने होंगे, या तो ये पॉइंट सिलेक्ट करना होगा। अभी देखिए वर्टिकली अपर जाना है ना, तो इसका मतलब आप नीचे के पॉइंट सिलेक्ट कीजिए। तो नीचे के पॉइंट में पहले किधर जाना है, देखिए 6 मीटर नॉर्थ, तो सोचे कि ये इनिशियल पोजीशन है, तो यहाँ से कितना गए, 6 मीटर, तो ये पूरा जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, 6 मीटर। उसके बाद में 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड, तो बच्चों यहाँ से 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड, ये हो गया 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड, तो यहाँ पर पहुंच गए। ओके, क्यूब है वो रेगुलर नहीं है, हम क्यूबॉइड बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमें इनिशियल और फाइनल पोजीशन अब पता है, तो हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं उसके बीच में, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और वो जो स्ट्रेट लाइन है वो क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। So what answer we got, under root of 6 square is 36 and under root of 10 square is 100. So sorry, 10 square is 100. Okay, so what will be the answer, under root 136 मीटर, ठीक है ना। अच्छी तरीके से समझिए। अच्छा चलो मैं इसका एक और एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। ओके देखिए, देखो ऐसे एग्जांपल कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसीलिए मैं एग्जांपल ऐसे कवर कर रहा हूँ। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है, लेकिन आपको ऐसे एग्जांपल अच्छी तरीके से आने चाहिए। ठीक है, ओके। देखिए, एन एरोप्लेन फ्लाइज 400 मीटर नॉर्थ, 400 मीटर नॉर्थ, 300 मीटर साउथ, 300 मीटर साउथ, एंड flies 1200 मीटर अपवर्ड, 1200 मीटर अपवर्ड। फाइंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्प्लेसमेंट। बच्चों, डिस्टेंस जब कैलकुलेट करना है, अगले एग्जांपल में हमने डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं किया, तो डिस्टेंस तो बहुत सिंपल है। अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो जो भी दिया है 6 और 10, तो 6 + 10 = 16 मीटर। डिस्टेंस कैलकुलेट करना तो बहुत इजी है, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट में ही थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है बच्चों को। ओके, तो यहाँ पर पहले आप पॉज करके ट्राई कीजिए। मैंने क्या बोला था कि आपको क्या करना होगा, आपको एक क्यूब के बारे में सोचना होगा, क्योंकि क्यूब हमें 3D रिप्रेजेंटेशन देता है बच्चों। क्यूब हमें क्या देता है, 3D रिप्रेजेंटेशन। तो जब भी ऐसे एग्जाम्पल आए ना, तो क्यूब के बारे में सोचना। और जब हम वेक्टर स्टडी करेंगे ना, तो इससे भी इजी वाली एक मेथड है, वो मैं आपको दूंगा। अभी देखिए, पहले नॉर्थ जाना है, फिर साउथ जाना है, और फिर अपवर्ड जाना है। तो अपवर्ड जाना है, इसीलिए हम बेस को ही सिलेक्ट करेंगे। और सबसे पहले तो मैं क्या बोलूंगा कि नॉर्थ में जाना है। पहले नॉर्थ में जाना है, फिर क्या जाना, कहाँ जाना है, साउथ में जाना है, और फिर अपवर्ड जाना है। अच्छा, देखिए, मैं नॉर्थ में जाऊंगा, कितना जाऊंगा, अच्छी तरीके से देखिए, 400 मीटर। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस 400 मीटर ले लेते हैं, एक एज से दूसरी एज का डिस्टेंस। ठीक है, कितना गया, 400 मीटर। ओके, फिर क्या हुआ, फिर हुआ 300 मीटर साउथ, फिर वही वापस आ गए 300 मीटर ऐसे, उसी डायरेक्शन में। ठीक है, तो 300 मीटर साउथ आ गए। तो अब हम यहाँ से कितनी दूरी पर होंगे, यहाँ से होंगे 100 मीटर की दूरी पे, क्योंकि ये हम कितना वापस आए थे, 300 मीटर। ठीक, और फिर कहाँ जाना है, फिर जाना है हमें 1200 मीटर अपवर्ड। तो अपवर्ड जाएंगे कितना, 1200 मीटर। ठीक है, ये हम कितना गए, 1200 मीटर में अपवर्ड। तो ये हो गई फाइनल पोजीशन। देखिए, पहले मैं कितना गया था, 400 मीटर। ठीक है, फिर मैं कितना आया, 300 मीटर। ठीक है, और फिर मैं कहाँ गया, अपवर्ड, और कितना गया, 1200 मीटर। तो ये है मेरी इनिशियल पोजीशन, और ये है मेरी फाइनल पोजीशन। ठीक है ना। तो अगर हम इसको कनेक्ट करें, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को, ठीक है, तो हमें एक डायगोनल मिलेगा। ओके, डायगोनल मिला। उस डायगोनल को अगर मैं 2D में ड्रॉ करना चाहूँ, तो डायगोनल कुछ इस तरह है। ये है 100 मीटर वाला, ये इनिशियल पोजीशन है, और ये है फाइनल पोजीशन। हुआ था कुछ इस तरह, पहले इधर गए, फिर वापस इधर आए, और फिर ऊपर चले गए ऐसे। ठीक है ना। ऊपर कितना गए, 1200 मीटर। तो हमें डिस्प्लेसमेंट अगर सॉल्व करना है, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। अगर हम यहाँ पर सॉल्व करें, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू क्या होगा, √100 स्क्वायर प्लस 1200 स्क्वायर। ओके, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, अब एक एग्जांपल और देखते हैं। देखिए, एक एथलीट है, वो सर्कुलर घूम रहा है ऐसे, और इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस है r। ओके, 1 राउंड इन 40 सेकंड, 40 सेकंड में वो 1 राउंड कंप्लीट कर लेता है। ठीक है ना। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन 2 मिनट 20 सेकंड, 2 मिनट 20 सेकंड। तो सबसे पहले 2 मिनट 20 सेकंड कितना होता है, तो 2 मिनट इज इक्वल्स टू क्या होता है,
60 प्लस 60 प्लस 20, तो 140 सेकंड हो गई। ओके, चलो शुरू करते हैं यहाँ से। ये हो गई इनिशियल पोजीशन, ऐसे जाएगा। चलो यहाँ वापस आ गया, कितनी सेकंड हो गई 40, फिर से जाएगा, फिर से आ गया, कितनी सेकंड हो गई 80, फिर से जाएगा, फिर से आ गया, कितनी सेकंड हो गई 120, और लास्ट में एक बार फिर से जाएगा और यहाँ पर आके ख़त्म कर देगा। तो ये हो गई इनिशियल पोजीशन और ये हो गई फाइनल पोजीशन। तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ 2r, और डिस्टेंस कितना हुआ, तो पहले कितना, एक राउंड हुआ तो 2πr, फिर एक राउंड हुआ 2πr, ठीक है ना। फिर कितना राउंड हुआ, एक और राउंड हुआ 2πr, 40 प्लस 40 80 120, और उसके बाद में आधा राउंड हुआ, तो 2 प्लस 2 4 प्लस 2 6 प्लस 2 8, 6 प्लस 1। ओके, so what will be the answer, 7πr। ठीक है, अब देखिए लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस वीडियो। ओके, देखिए बहुत मिसलेनियस एग्जांपल है, अच्छी तरीके से आप देखना। ये एक साइकिल का पहिया है और ये एग्जांपल नहीं आया, ठीक है ना। ओके, ये साइकिल का पहिया है और इसकी रेडियस कितनी है 1 मीटर। मैं इस पॉइंट को यहाँ पर लिख रहा हूँ। अभी ये साइकिल आगे जा रही है ऑन द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, ठीक है ना। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आफ्टर a half rotation, आफ्टर हाफ रोटेशन। हाफ रोटेशन के बाद क्या होगा, देखिए ये पॉइंट हाफ रोटेशन के बाद अगर हम देखें, ठीक है ना, तो मैं हाफ रोटेशन के बाद पोजीशन क्या होगी, ये देखिए हम ये सिचुएशन होगी हाफ रोटेशन के बाद। ये पॉइंट P है वो यहाँ चला आया होगा, P हाफ रोटेशन के बाद इतना आगे, लेकिन व्हील भी तो आगे गया है, ठीक है। व्हील कितना आगे गया होगा, व्हील गया होगा पाई आर जितना डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस गया होगा, पाई आर जितना डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है 2r। तो इनिशियल पोजीशन तो बच्चों ये है और फाइनल पोजीशन ये है, तो हमें फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट। आपको शायद पता चल गया होगा कि क्या करने वाला हूं मैं। डिस्टेंस सॉरी डिस्प्लेसमेंट मतलब इनिशियल और फाइनल के बीच में मैं क्या करूंगा, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है। अब ये स्ट्रेट लाइन जो मैंने ड्रॉ की है वो एक राइट एंगल का हाइपोटेन्यूज है, जिसकी जो बेस है वो कितना है पाई आर, और जितना जिसका ये जो है परपेंडिकुलर वो है 2r, और ये क्या है डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो क्या करना होगा, पाई आर का स्क्वायर और 2r का स्क्वायर। सो व्हाट इज द आंसर, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 4r square, so r square common, so r under root of pi square plus 4 मीटर। समझ में आया कि नहीं। हाफ रोटेशन करने के बाद व्हील कितना आगे गया होगा, पाई आर जितना, ठीक है। और ये पॉइंट P इधर चला आया, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस पूरा कितना है, ये आपको पता है 2r, और ये कितना है पाई आर। तो इस तरह हम इसको क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करके फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो ये जो थोड़े सम थे वो जो JEE और नीट के लिए भी इम्पोर्टेंट थे, वो भी मैंने यहाँ पर कवर कर लिए, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सारे एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। यहाँ पर हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट खत्म हुआ, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज द स्पीड एंड वेलोसिटी। ओके, थैंक यू एंड नमस्कार।